तो हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लेक्चर 5 करने जा रहे हैं। और ये जो लेक्चर 5 है ये आपका जो चैप्टर हम डील कर रहे थे, जिस चैप्टर से पॉलिटिकल पार्टीज से, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा इस वाले चैप्टर का, और फिर आपका जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसको फॉलो करें और जो कमिटमेंट है उसको पूरा करेंगे। बट देन कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अभी क्लासेस नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, अब हम आगे कोई क्लासेस आपकी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास की डिस्कशन हम करेंगे नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बारे में, कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है। ठीक बात है। तो सबसे पहले स्टेट पार्टी को समझते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। सपोज ये रफली इंडिया है और ये इंडिया के पॉकेट्स हैं। से फॉर एग्जांपल ये गुजरात है, ठीक है। एक स्टेट मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है। एक स्टेट में यहाँ पे मान लेता हूँ यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इस वाले एरिया में मान लेता हूँ मैं वेस्ट बंगाल है। मान क्या रहा हूँ, मतलब है ही वेस्ट बंगाल। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होंगी जो किसी एक एरिया में एनश्राइंड होंगी या कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होंगी जिनका प्रेजेंस बहुत सारे स्टेट में होगा, या हो सकता है आपको थ्रू आउट द कंट्री देखने को मिले, है ना। तो किसी भी कंट्री, कोई भी, जैसे इंडिया ही है हमारा, तो इंडिया छोटे छोटे यूनिट से मिल करके बना ना, ठीक है ना। 4 यूनिट 5 यूनिट, मतलब बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में। तो ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, हम इन्हें कहते हैं फेडरल यूनिट्स। कौन से यूनिट्स कहते हैं हम इन्हें कहते हैं फेडरल यूनिट्स। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका प्रेजेंस एक आधा फेडरल यूनिट में है, एक फेडरल यूनिट या मैक्सिमम 2 फेडरल यूनिट में है, तो उस टाइप की पार्टी को हम रीजनल पार्टी कहते हैं। कौन सी पार्टी? रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी का मतलब क्या है? रीजनल पार्टी का मतलब है ऐसी पार्टी जो एक स्पेसिफिक रीजन में लोकेटेड है, और यही रीजनल पार्टी अदर लैंग्वेज में स्टेट पार्टी भी कहलाती है, ठीक। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं, से फॉर एग्जांपल बीजेपी, से फॉर एग्जांपल कांग्रेस। ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका प्रेजेंस आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इनका प्रेजेंस आपको बहुत सारे स्टेट्स में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेजेंस ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में देखने को मिलेगा आपको। तो ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका पॉलिटिकल फुटप्रिंट या जिनका पॉलिटिकल प्रेजेंस सेवरल ऑफ द फेडरल यूनिट्स में देखने को मिले आपको, तो उस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहते हैं। कौन सी पार्टी कहते हैं? नेशनल पार्टी कहते हैं। जैसे आप जब क्लास 12th कंप्लीट करते हो तो आप पढ़ने के लिए जाते हो कॉलेज में, ठीक। अब कॉलेज में जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो कॉलेज वाले की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं। से फॉर एग्जांपल वो आपसे सर्टेन परसेंटेज बोलेंगे कि भाई आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए 12th में, जब जाके हम आपको अपने कॉलेज के इस स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन देंगे।
दूसरा हो सकता है, मान लो आपके कॉलेज वालों की रिक्वायरमेंट हो कि आप अपने 12th का सर्टिफिकेट लेकर के आओ, दिखाओ कि क्या वाकई में आप 12th पास आउट हो या नहीं हो। तो कुछ एलिजिबिलिटीज आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, जब जाकर के आप कॉलेज के स्टूडेंट बन पाओगे, कॉलेज में दाखिला होगा आपका, कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे। सिमिलरली जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल हो या वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना पड़ता है सर? सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन किसके पास नीड टू गेट registered with election commission with election commission सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे आप अपना 12th के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, कॉलेज के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाते हो, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करवाना पड़ता है खुद को इलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन ही जितने भी लोकसभा इलेक्शंस होते हैं या स्टेट इलेक्शंस होते हैं, सबको कंडक्ट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का है। एक बात तो ये हो गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है? ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन कैसे लेता है? तो उसका क्राइटेरिया क्या है वो सुनो। देखो, अगर मान लो किसी राज्य में, किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है। कहाँ इलेक्शन हो रहा है? वेस्ट बंगाल में। और मान लो इस इलेक्शन में एक नई पार्टी आई है, एबीसी पार्टी। ये पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है इस इलेक्शन में, ठीक है। अगर ये पार्टी, ये जो चुनाव होते हैं, मान लो वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, और वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, तो उस इलेक्शन में अगर ये पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है इलेक्शन फाइट करने के लिए, और ये पार्टी अगर उस इलेक्शन में 6% ऑफ टोटल वोट्स सिक्योर कर लेती है, एटलीस्ट, इससे ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए, 6% ऑफ टोटल वोट्स अगर ये पार्टी सिक्योर कर लेती है, एंड का मतलब होता है प्लस, और नहीं है। एंड का मतलब है कि कंडीशन 1 प्लस कंडीशन 2, दोनों कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे आपको साइमल्टेनियसली, है ना। तो अगर ये पार्टी 6% ऑफ टोटल वोट्स सिक्योर कर लेती है एटलीस्ट, साथ ही साथ कम से कम 2 सीटें भी जीतती है। मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, कि मान लो वेस्ट बंगाल में टोटल वैलिड वोटर्स या टोटल वैलिड वोट्स जो पोल किए गए एक पर्टिकुलर इलेक्शन में, मैं मान लेता हूं 1 लाख वोट्स पोल किए गए, ठीक है। 1 लाख वैलिड वोट्स पोल किए गए, डाले गए वोटर्स के द्वारा। इस टोटल पूरे स्टेट में कितने वोट्स पड़े हैं भाई? 1 लाख वोट डाले गए हैं। इस 1 लाख का 6% कितना होता है? 6000 होता है। तो इस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 1 लाख वोट टोटल 1 लाख वोट पड़े हैं, तो कम से कम 6000 वोट एबीसी पार्टी को मिलने चाहिए, कम से कम। ज्यादा, इससे ज्यादा मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट बेयर मिनिमम इतना मिलना चाहिए। प्लस इसके अलावा अगर मान लो पूरे वेस्ट बंगाल में स्टेट लेवल पे इलेक्शन के लिए अगर 100 सीटें हैं या 200 हैं या 300 हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बट इस पॉलिटिकल पार्टी को, एबीसी को 2 सीट, मिनिमम 2 सीट तो जीतना ही पड़ेगा। अगर ये मिनिमम 2 सीट जीत जाती है, कौन सी पार्टी? एबीसी पार्टी, मतलब 1 लाख वोट पड़े, एग्जाम्पल लिया है हमने, और उसने 6% स्कोर किया वोट में और मिनिमम 2 सीट भी जीत लिए, तो इलेक्शन कमीशन कहेगा मुबारक हो, आप स्टेट पार्टी हैं। कौन सी पार्टी है? स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी का मतलब रीजनल पार्टी। इलेक्शन कमीशन उसे रीजनल पार्टी का स्टेटस असाइन कर देगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक बात है। स्टेट पार्टी का कंडीशन समझ में आया? 2 कंडीशन है। मिनिमम आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे, यानी कि स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें ही हम असेंबली इलेक्शंस बोलते हैं, तो मिनिमम जो आपको 6%, टोटल वोट्स का 6% आपके पास होना चाहिए, और मिनिमम आपको बेयर मिनिमम 2 सीटें भी जीतनी पड़ेंगी उस स्टेट में, तब जाके आप क्या बन जाओगे? तब जाके आप स्टेट पार्टी कहलाओगे। नेशनल पार्टी के लिए कंडीशन क्या है वो सुनिए। देखिए, नेशनल पार्टी के लिए 2 कंडीशन है। पहला ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, तब जाके आप नेशनल पार्टी कहलाओगे। बट कंडीशन 1 को आप 2 तरीकों से फुलफिल कर सकते हो। सुनना बात को ध्यान से, देखो यहां देखो ध्यान से। मान लो लोकसभा इलेक्शंस हुए, लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, और उस इलेक्शन में अगर आप 6% वोट सिक्योर कर लो, मान लेता हूं मैं लोकसभा के इलेक्शंस में अगर 1 लाख वोट पड़े पूरे कंट्री में, लोकसभा के इलेक्शंस पूरे कंट्री में होंगे। सुनो, लोकसभा के इलेक्शन का मतलब होता है मोदी जी के लेवल वाला इलेक्शन। मोदी जी वाला इलेक्शन लोकसभा वाला इलेक्शन है, ठीक है। और जो योगी जी वाला इलेक्शन होता है, या केजरीवाल साहब वाला जो इलेक्शन है ना, या जो नीतीश कुमार साहब वाला इलेक्शन है, इस लेवल के जो इलेक्शंस होंगे ये स्टेट इलेक्शंस हैं, यानी कि असेंबली इलेक्शंस हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा इलेक्शंस में 6% वोट सिक्योर कर ले, या 4 अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस हों और उन सारे स्टेट्स में वो 6% स्कोर करें, मतलब या तो आप लोकसभा के इलेक्शंस में 6% स्कोर करो, टोटल वोट्स जितने पड़े हैं वैलिड वोट्स, उसका 6% आपको मिलना चाहिए, या मान लो एक चुनाव हुआ गुजरात में, एक चुनाव हुआ राजस्थान में। छोड़ो ना यार गुजरात राजस्थान में, आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। सुनो, आम आदमी पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, देखो पहले आम आदमी पार्टी कहाँ आई? दिल्ली में आ गई। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहाँ चुनाव लड़ा? यूपी में, हार गई वो अलग बात है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहाँ सरकार बना ली? पंजाब में सरकार बना ली। और अब आम आदमी पार्टी कहाँ लड़ रही है? गुजरात में लड़ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4, हाँ 4 स्टेट होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के टोटल। आम आदमी पार्टी हो सकता है क्या बन जाए? नेशनल पार्टी बन जाए, और फेयर इनफ चांसेस हैं। अभी जो गुजरात के इलेक्शंस हैं दिसंबर में, उसके बाद फेयर इनफ चांसेस हैं कि आम आदमी पार्टी क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी बन जाएगी, ठीक है। आम आदमी पार्टी क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी बन जाएगी। थोड़ा धुआं से है एक्चुअली, मच्छर आज बहुत ज़्यादा थे और वो उससे भाग नहीं रहे थे, तो मैंने वो जला रखा है, तो उसकी वजह से थोड़ा धुआं सा है। तो यस, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात के ये इन चारों स्टेट्स में इलेक्शंस हो, जैसे दिल्ली में उसे 6% वोट लेना होगा, यूपी के इलेक्शन में भी टोटल वोट्स जितने पड़े होंगे उसका 6% इसके हिस्से में आना चाहिए, पंजाब में भी 6% आना चाहिए, गुजरात में भी 6% आना चाहिए। टोटल 4 स्टेट्स में, मिनिमम 4 स्टेट्स में अगर उसने 6% स्कोर कर लिया है, एंड यहां पे और था, या तो लोकसभा में डायरेक्टली 6% स्कोर करो, या 4 स्टेट के इलेक्शंस में 6% स्कोर करो, सब में 6%। उसके अलावा आपको
लोकसभा के इलेक्शन में 4 सीटें जीतनी पड़ेंगी। कितनी? 4 सीटें। अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो इलेक्शन कमीशन बोलेगा मुबारक हो, आप नेशनल पार्टी बन गए। कौन सी पार्टी? नेशनल पार्टी बन गए हो। ठीक बात है। एक बात तो ये हो गई। आगे देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम डील करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीटली डन होगा। क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के तैयार है, आपको अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चंस, और आप बस छुट्टी है आपके चैप्टर की। ठीक। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये ममता बनर्जी जी की पार्टी है ना। इस पार्टी को स्टैब्लिश किया गया था, या इस पार्टी का फाउंडेशन 1 जनवरी 1988 को हुआ था। ठीक है। और इसकी लीडर कौन थी जब फाउंडेशन किया गया था इसका? तो उस समय भी ममता बनर्जी थी और आज के डेट में भी ममता बनर्जी है। आगे ये जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, है ना, इस पार्टी का को नेशनल पार्टी का दर्जा कब मिला? 2016 में। मतलब ये पार्टी बनती तो 1988 में है, उस समय ये रीजनल पार्टी है, बोले तो स्टेट पार्टी है, लेकिन 2016 में आकर के ये कौन सी पार्टी बन जाती है? 2016 में ये बन जाती है नेशनल पार्टी। इसका मतलब 2016 में ममता जी की पार्टी, बोले तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इस पार्टी ने ये वाले कंडीशंस फुलफिल किए, जब जाके इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला? मुबारक हो, आप नेशनल पार्टी बन गए, है ना। तो 2016 में ये बनती है नेशनल पार्टी, ममता जी की पार्टी। सिंबल क्या है इनकी पार्टी का? फ्लावर एंड ग्रास। रुको मैं आपको इसका सिंबल दिखाता हूं। फ्लावर एंड ग्रास, फ्लावर एंड ग्रास ना, ये देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये जो आपको स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा है, ये सिंबल है। क्या है? सिंबल है किस पार्टी का? ममता बनर्जी जी की पार्टी का। फ्लावर भी देखने को मिल रहे हैं आपको, और आपको ग्रास भी देखने को मिलेगा। जो नीचे है ना बेस में बिल्कुल नोकीले से बने हुए, वो ग्रासेस हैं, और ऊपर आपको हरे, सफेद और नारंगी कलर के पत्ते भी दिख रहे होंगे। ठीक है ना। तो एक बात तो ये हो गई। ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है, अभी आगे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आगे की बात हम कर रहे हैं। अब सुनिएगा, तो सिंबल इनका क्या बताया मैंने आपको? फ्लावर एंड ग्रास है। अब देखो, ये पार्टी 2011 से, कब से? 2011 से बंगाल में पावर में है, जबरदस्त पावर में, और 2011 से लगातार पावर में है। देख रहे हो आप, ममता बनर्जी जी ने कब्जा कर रखा है ना। इसके बाद आप देखो, इस पार्टी का प्रेजेंस आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी देखने को मिलेगा। ये सारे जो स्टेट्स हैं आपको इस साइड देखने को मिलेंगे। बंगाल यहाँ है, और ये सारे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। तो इस पार्टी का जो एक्सटेंशन है आपको इसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो लॉजिकली अगर पेपर में कभी एमसीक्यू आए तो याद रखना, ममता जी की पार्टी एकदम किनारे पे है, बांग्लादेश के पास, वेस्ट बंगाल में, और उसका एक्सटेंशन भी उसी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है। इस पार्टी की आइडियोलॉजी है सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है वैसी सोच या वैसी आइडियोलॉजी जिसमें हम हर धर्म को बराबर मानते हैं, हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी धर्म से बैर नहीं, किसी धर्म से दोस्ती नहीं, हिंदू हो मुसलमान हो सब बराबर है। इस
आइडियोलॉजी को हम सेक्युलरिज्म कहेंगे। मोटे मोटे तौर पे आप 10th लेवल पे इतना ही बिठाओ, ज़्यादा डिटेल में जो आगे के चैप्टर्स आएंगे उसमें चर्चा करेंगे। फेडरलिज्म भी इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर है ना, तो फेडरलिज्म डिवीजन ऑफ पावर में भी इस पार्टी का बिलीफ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट ये लोग करते हैं। इन शॉर्ट आप अब यही जानो फेडरलिज्म भी क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में, डील करेंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, 2019 में जो चुनाव हुए हैं, आपको पता है मोदी जी तो 303 सीटें लेके आए थे बीजेपी पार्टी, लेकिन ममता जी की पार्टी 4th लार्जेस्ट पार्टी थी पूरे कंट्री में। ममता जी की पार्टी 4th लार्जेस्ट पार्टी थी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में, ठीक है। तो एक फैक्ट आप ये याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को स्टैब्लिश किया गया था 1984 में। श्रीमान कांशी राम जी की लीडरशिप में इस पार्टी को फॉर्म किया गया था। ये पार्टी बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती है। किसे रिप्रेजेंट करती है? बहुजन समाज को। अब बहुजन समाज किसे कहते हैं? तो दलित्स, आदिवासीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, बोले तो ओबीसीज और रिलीजियस माइनॉरिटी। रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम वगैरह होगा, रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी है। जैसे इंडिया में हिंदूज मेजॉरिटी हैं और रिलीजन के बेसिस पे जो मुस्लिम्स हैं वो क्या है? माइनॉरिटी हैं। और क्या हो सकता है? सिख्स भी माइनॉरिटी हैं, है ना, जैन्स भी माइनॉरिटी हैं। तो बहुजन का मतलब है दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? बहुजन बोलते हैं। तो ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये पार्टी बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती है। बहु मतलब मल्टी, है ना, बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट करेगी और उसमें बहुजन में मेनली ये सारे लोग आएंगे या ये सारे सोशल डिविजन्स या सोशल स्ट्राटा आएगा। ये जो पार्टी है ये फैक्ट है, आपको लर्न करना है, ठीक है ना। तो ये जो पार्टी है बीएसपी, बोले तो बहुजन समाज पार्टी, ये मिस्टर शाहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर और BR अंबेडकर, इनके आइडियोलॉजीज को, इनके टीचिंग्स को फॉलो करती है, ठीक है। आई रिपीट, शाहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर और BR अंबेडकर। तो टोटल 4 जने हैं, इनकी टीचिंग्स और आइडियोलॉजी को ये पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है। अगली इंफॉर्मेशन है, ये उत्तर प्रदेश बेस्ड पार्टी है, मतलब इस पार्टी का ब्रॉडर प्रेजेंस आपको यूपी में देखने को मिलेगा। हालांकि आज के डेट में काफी पुअर परफॉर्मेंस है इस पॉलिटिकल पार्टी के उत्तर प्रदेश में, योगी हो रहा है आजकल यूपी में, बट देन योगी बाबा खेल रहे हैं यूपी में, बट देन ये यूपी बेस्ड पार्टी है। हालांकि इस पार्टी का पॉलिटिकल प्रेजेंस आपको मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूके, ब्रिटेन नहीं है, इंडिया वाला यूके है, उत्तराखंड, ठीक है ना, ये इंडिया वाला यूके है, पर्सनल हमारा देसी यूके, ठीक है। और ये पंजाब, इन स्टेट्स में आपको इस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं मोटे मोटे तौर पे आप इन पॉइंट्स को 1-2 बार देख लोगे, ठीक है, और ध्यान में रह जाएगा आपके। अगली पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। बीजेपी को 1980 में फाउंड किया गया या फॉर्म किया गया, बट देन बीजेपी पहले भी थी। बीजेपी पार्टी जो है एक्चुअली 1951 से एग्जिस्ट कर रही है, बट सर 1951 से, समझना बात को ध्यान से, 1951 से लेकर के 1980 तक बीजेपी का नाम भारतीय जनसंघ था, BJS, भारतीय जनसंघ। और इस भारतीय जनसंघ को किसने फॉर्म किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने फॉर्म किया था 1951 में।
तो 1951 से जो आज की डेट की बीजेपी है, इसका पुराना नाम था बीजेएस। 1980 में इन्होंने नाम चेंज किया और टिल प्रेजेंट अब इनका नाम क्या चलता है, बीजेपी चलता है। तो टेक्निकली बीजेपी का फाउंडेशन 1980 में हुआ है, बट देन ये बीजेपी वही है जो बीजेएस थी। मतलब समझ जाओ यार अब आप। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इस पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट क्या है। इस पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि हम इंडिया के एंशिएंट यानी कि पुराने कल्चरल वैल्यूज को जगाना चाहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, जब भी ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो ये पॉलिटिकल पार्टी आप देखोगे श्री राम भगवान, जो हमारे एंशिएंट कल्चरल वैल्यूज हैं, श्री कृष्ण भगवान, उनके टीचिंग्स, उनके आइडियोलॉजीज है ना, इनको जगाने की कोशिश करती है। लोगों को बताती है जागो हिंदुओं जागो, सुनो तुम्हारे प्रभु ने क्या कहा था, सुनो भागवत गीता में क्या लिखा है, सुनो रामायण में क्या लिखा है। और इस पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट क्या है, एंशिएंट कल्चरल वैल्यूज को जगाना। साथ ही साथ श्रीमान दीनदयाल उपाध्याय जी के आइडियाज को भी ये लोग फॉलो करते हैं, ऑफ ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये लोग मुस्लिम से नफरत करते हैं, है ना, बट देन हिंदुइज्म से प्यार ज्यादा करते हैं। अब मुस्लिम से नफरत नहीं है, बट हिंदुइज्म से प्यार ज्यादा है, कुछ ऐसा समझ लो आप, है ना। और इन्हीं दीनदयाल उपाध्याय, मेरा नहीं है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी की टीचिंग और क्या थी, अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो, अंतिम व्यक्ति भी ऊपर आए, ठीक है ना, उसका भी ग्रोथ हो। तो ये आइडियोलॉजी लेकर के चलते हैं ये लोग। कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म तो फॉलो करते हैं ये, बट कल्चरल नेशनलिज्म लेके आते हैं, मतलब हिंदुत्व, है ना, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं ये लोग, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के, क्या है भैया, ये लोग पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर मांगते हैं, मतलब पाकिस्तान के मुंह में से छीन के लाएंगे पूरा कश्मीर, ठीक है ना, हलक से। और यूसीसी की डिमांड करते हैं। यूसीसी क्या है, यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, जैसे मान लो आज के डेट में बहुत सारे लॉज जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए उनके लॉ चलते हैं और हिंदूज के लिए हमारे अलग लॉज चलते हैं। तो इनका कहना है कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सारे लोग अलग अलग लॉज के थ्रू गवर्न नहीं होंगे। देखो इसमें कंफ्यूजन मत रखना, कई बार आप बोल सकते हो सर लॉज कैसे अलग हो गया, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सब कुछ है, तो उनके लिए लॉ कैसे अलग है। तो सुनो, हिंदुओं की शादी विवाह में अगर दिक्कतें आती हैं, है ना, मान लो शादी हो गया, पति पत्नी में नहीं बन रही है, तो वो जब कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट उनकी हियरिंग करता है अलग लॉ को देख के। और जब मुस्लिम्स में अगर ये सेम प्रॉब्लम आती है तो उनकी हियरिंग कोर्ट करेगा उनके रिलीजियस लॉ को दिमाग में रखते हुए। तो इनका कहना है, बीजेपी वालों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। कोड का मतलब लॉ, रूल्स, सिविल का मतलब हम सिविलियंस, है ना, और यूनिफॉर्म का मतलब रिलीजियन कुछ भी हो सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सिविल मतलब सिविलियंस के लिए लॉ होगा। तो जो भी हमारे डीलिंग्स होंगे वो सारे यूनिफॉर्मली होने चाहिए। यूसीसी इनका एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। साथ ही साथ ये लोग रिलीजियस कन्वर्जन, जैसे सुनते हो ना कि किसी हिंदू को कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दिया, मुस्लिम को कन्वर्ट कर लिया हिंदू बना दिया, तो इस टाइप के रिलीजियस कन्वर्जन को ये बैन करने की बात करते हैं कि ये चीज बैन होनी चाहिए। ठीक बात है। ये 1998 है ना। 1998 में जो ये बीजेपी है ये पहली बार पावर में आती है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये जब पावर में आती है तो ये एनडीए के रूप में आती है। अब एनडीए क्या है, एनडीए को आप समझ लो, एनडीए कुछ नहीं है, एनडीए बीजेपी प्लस है। बीजेपी प्लस का मतलब इसमें एनडीए एक फ्रंट है,
एनडीए क्या है, एक फ्रंट है। फ्रंट क्या होता है आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फ्रंट या अलायंस, है ना। एनडीए एक फ्रंट है या अलायंस है। फ्रंट या अलायंस का मतलब होता है कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब ग्रुप बना के इलेक्शंस लड़ती हैं तो उसे हम फ्रंट बोलते हैं। तो एनडीए एक फ्रंट है, इसमें बीजेपी और बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानने वाले या बीजेपी के माइंडसेट से एडजस्ट करने वाले कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप है, उसे हम एनडीए कहते हैं। और कांग्रेस मेजर पार्टी है, प्लस उसकी आइडियोलॉजी से मिल करके जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कांग्रेस प्लस टीम, अब ऑल टीम का मतलब और अलग पार्टीज, तो इसे हम लोग बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में यूपीए, है ना। और बीजेपी प्लस टीम को हम बोलते हैं, टीम का मतलब यहाँ पे और कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एनडीए। तो 1998 में ये पावर में आए, बट अकेले पावर में नहीं आए थे, इन्हें और पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट था, ठीक है। तो इतने पे आज के लेक्चर को एंड करेंगे। अगला लेक्चर आप लोगों का कल आ जाएगा। कल मैं ये वाला चैप्टर फिनिश कर दूंगा और इसके बाद फिर अपन लाइव वाले मोड पे स्विच हो जाएंगे, ठीक है। तो टिल देन आप लोग बने रहिए, बट देन सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।